स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के महत्व। प्रबंध के महत्व में पहला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज के समय में प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो गया है। यह प्रतिस्पर्धा केवल आंतरिक उपक्रमों द्वारा ही नहीं बल्कि बाह्य उपक्रमों से भी पैदा हुई है। ऐसी अवस्था में उपक्रम को प्रतिस्पर्धी बनाना प्रबंध का मुख्य कार्य है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद निर्माण और कीमत भी तुलनात्मक रूप से कम हो, और यह प्रबंध द्वारा ही संभव हो पाता है। देखिए, वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ चुकी है। प्रत्येक कंपनी को न केवल अपने देश की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है बल्कि विदेशी कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा का सामना अच्छे प्रबंध के द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए प्रबंध के लिए ये कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बाजार में दूसरी कंपनियों के सामने टिके रहने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन तो करे ही, साथ ही कीमत भी उचित रखे, और ये सब प्रबंध द्वारा ही संभव हो पाता है। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का विकास। किसी देश या संस्था के विकास के लिए उसके संसाधनों का विकास आवश्यक है। किसी संस्था का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उत्तराधिकार में कितने संसाधन मिले हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसने स्वयं कितने संसाधनों का एवं किस प्रकार विकास किया है। संसाधनों के विकास में प्रबंध का बहुत महत्व है। देखिए, कुशल प्रबंध का महत्व इसलिए भी है कि यह मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास करने में सक्षम है। प्रबंध विशेषज्ञ लॉरेंस एप्ले ने तो कहा भी है कि प्रबंध मनुष्यों का विकास है। हम जानते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें अनंत शक्ति और क्षमताएं हैं। उसमें सोचने, समझने, अनुभव करने, कार्य करने आदि की असीमित क्षमताएं हैं। जब तक उसकी इन क्षमताओं को उजागर नहीं किया जाता है तब तक उसकी सभी क्षमताएं दबी रहती हैं। प्रबंध वह माध्यम है जो कर्मचारियों की असीमित क्षमताओं का जागृत करता है तथा उन्हें संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाता है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का समुचित उपयोग। केवल विभिन्न संसाधनों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका समुचित उपयोग किसी संस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। चूंकि संसाधनों की मात्रा सीमित होती है और उन्हें विभिन्न वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग उन कार्यों में किया जाए जहां उनका योगदान उच्चतम हो। प्रबंध न केवल यह सुनिश्चित करता है कि किस संसाधन का कहाँ प्रयोग समुचित होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वहाँ पर संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से हो। देखिए, प्रबंध वह साधन है जो सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकता है। कुशल प्रबंधक संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को इस प्रकार संयोजन करता है कि न्यूनतम प्रयासों तथा साधनों से अधिकतम उत्पादन एवं सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक बड़ी संस्था साधनों का समुचित उपयोग करके तथा अपव्यय को रोककर कठिन से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नव प्रवर्तन एवं उसका उपयोग। आज के युग में नव प्रवर्तन और उसका उपयोग किसी संस्था के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। नव प्रवर्तन का आशय किसी नई वस्तु का उत्पादन, जैसे वसा आधारित धोने के साबुन के स्थान पर कृत्रिम रूप से साफ करने वाला पदार्थ किसी वस्तु में परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बनाना, जैसे मोबाइल को छोटे कंप्यूटर में परिवर्तित कर
स्मार्टफोन बनाना, विपणन व वितरण के नए प्रकार ढूंढना, जैसे उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, ग्राहक की लंबी श्रृंखला के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को सामान पहुंचाना, ऑनलाइन ई व्यापार करना इत्यादि सम्मिलित हैं। नव प्रवर्तन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। नव प्रवर्तन में प्रबंध का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा नव प्रवर्तन की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। किसी संस्था का प्रबंध नव प्रवर्तन पर जितना अधिक ध्यान देता है, वह संस्था उतनी ही अधिक अग्रणी व सफल होती है। तो आज के समय में संस्थाओं को चाहिए कि वे उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन कर नई नई वस्तुओं का निर्माण करें। आज के समय में बाजार में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है और आज वही कंपनियां सफल हो रही है जो नव प्रवर्तन को अपनाकर वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, और वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद उन्हें मध्यस्थों के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष ग्राहकों तक सामान पहुंचाने का कार्य कर रही है। जैसे ऑनलाइन विक्रय प्रणाली के द्वारा डायरेक्ट ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचाना। यदि कंपनियों का आंतरिक प्रबंध अच्छा होता है तो नव प्रवर्तन करना सरल हो जाता है। इसीलिए किसी भी संस्था का प्रबंध नव प्रवर्तन पर जितना अधिक ध्यान देता है, वह संस्था उतनी ही अधिक सफल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। किसी संगठन के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं: अस्तित्व संरक्षण, वृद्धि एवं लाभप्रदता। ये तीनों उद्देश्य परस्पर निर्भर हैं। जैसे वृद्धि के लिए संगठन का अस्तित्व आवश्यक है, दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए लाभप्रदता आवश्यक है। प्रबंध किसी संगठन के विभिन्न आवकों जैसे कच्चा माल, ईंधन तथा अन्य सामग्री और विभिन्न परिवर्तित उत्पादों एवं सेवाओं में समुचित सामंजस्य स्थापित करके संगठन के अस्तित्व एवं वृद्धि को सुनिश्चित करता है। इस सामंजस्य के विपरीत होने पर संगठन में क्षय प्रारंभ हो जाता है और अंततः उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। देखिए, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी संगठन के 3 उद्देश्य होते हैं: अस्तित्व संरक्षण अर्थात संस्थाओं को अपने व्यवसाय की विद्यमानता बनाए रखना होता है। कभी भी वह स्थिति न आए कि व्यवसाय को बंद करना पड़े। ऐसी स्थिति से बचाव करके संस्थाएं अपने व्यवसाय के अस्तित्व का संरक्षण करती हैं। दूसरा उद्देश्य है वृद्धि अर्थात व्यवसाय की निरंतर वृद्धि होती रहे। और तीसरा उद्देश्य है लाभ अर्थात निरंतर लाभ। तीसरा उद्देश्य है लाभप्रदता अर्थात निरंतर लाभ कमाते रहना। ये तीनों उद्देश्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे किसी भी संगठन में वृद्धि तभी होगी जबकि उस व्यवसाय का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, और लंबे समय तक अस्तित्व बनाए रखने के लिए लाभ होना आवश्यक है। प्रबंध के द्वारा व्यवसाय के सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करके संगठन के अस्तित्व एवं वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि व्यवसाय के सभी कार्यों में सामंजस्य नहीं होता है तो वह संस्था कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती और लाभ नहीं कमा पाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यवसाय का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है देश का आर्थिक विकास। किसी देश के आर्थिक विकास में प्रबंध का प्रमुख योगदान होता है। माइकल पोर्टर के अनुसार किसी देश के किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धी योग्यता 4 कारकों पर निर्भर करती है: संसाधनों की स्थिति, उत्पादों एवं सेवाओं के मांग की स्थिति, संबंधित एवं सहायक उद्योगों की स्थिति तथा विभिन्न संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा। यदि ये सभी कारक अनुकूल हों तो देश का विकास तीव्र गति से होता है। भारत में विभिन्न संसाधनों, प्राकृतिक एवं मानवीय तथा उत्पादों एवं सेवाओं की मांग की प्रचुरता है, किंतु संबंधित एवं सहायक उद्योगों तथा विभिन्न संगठनों में प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण किसी उद्योग का विकास इतना नहीं हुआ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। यद्यपि आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, किंतु इसका लाभ विदेशी कंपनियों को ही अधिक हो रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा देश के आंतरिक कारकों में न होकर बाह्य कारकों से प्रभावित हुई है।
इसलिए देश के विकास के लिए प्रबंध का स्थानीय संगठनों को प्रभावी बनाना आवश्यक है। देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की औद्योगिक स्थिति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थापना होने के बाद उद्यमी को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे तत्व या कारक होते हैं जैसे संसाधन की स्थिति, उत्पादों एवं सेवाओं की मांग की स्थिति, संबंधित एवं सहायक उद्योगों की स्थिति, विभिन्न संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा। यदि ये सभी कारक उद्यमी के अनुकूल होते हैं तो देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। किंतु वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनियां या उद्योगों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और इस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं विदेशी उद्योग एवं कंपनियां आगे जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय उद्योगों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अच्छी प्रबंध व्यवस्था को अपनाकर उच्च स्तरीय वस्तुओं का उत्पादन करें, जिससे कि विदेशी कंपनियों की तुलना में राष्ट्रीय कंपनियों का लाभ बढ़ सके और देश के आर्थिक विकास को गति मिल सके।